आज की क्लास में हमारा जो टॉपिक है वो है पैमाने के प्रतिफल, रिटर्न्स टू स्केल। ये हमारा अध्याय 7 है, उसका हम सेकंड पार्ट में हम आज का टॉपिक कर रहे हैं, रिटर्न्स टू स्केल। ये टॉपिक समझने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि जब हमने साधन के प्रतिफल किए थे तो उसकी एक मान्यता थी कि उत्पादन का एक साधन है वो अवश्य स्थिर होता है, और उसमें हमने मानना था भूमि। तो भूमि की जो इकाई है प्रत्येक अवस्था में एक इकाई ही रहती है। हम उत्पादन में परिवर्तन करने के लिए परिवर्तनशील साधन, जिसे हम श्रम मानते हैं, उसकी अतिरिक्त इकाइयों का प्रयोग करते हैं, और इसकी वजह से हमारा उत्पादन है, जो टोटल प्रोडक्शन है, वो घटता है या बढ़ता है। उन्हीं के हिसाब से बढ़ते प्रतिफल, समान प्रतिफल और घटते प्रतिफल की अवस्थाएं आती हैं। इस साधन के जो प्रतिफल है, इसकी विशेषताएं क्या है? एक तो ये अल्पकाल में लागू होता है। सबसे मेन विशेषता क्या है? साधन के जो प्रतिफल है वो अल्पकाल में लागू होता है। दूसरी जो इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी कि जो साधनों के बीच में जो अनुपात है वो बदलता रहता है या परिवर्तनशील होता है। अब जैसे पहली इकाई पर भूमि और श्रम में अनुपात 1:1 है, दूसरी अवस्था में भूमि और श्रम में अनुपात 1:2 हो जाता है, अगली में 1:3 और उससे अगली में 1:4। तो साधन के प्रतिफल में क्या होता है? एक साधन स्थिर रहता है, यानी हमारा भूमि, हम दूसरे साधन में परिवर्तन करके उत्पादन की मात्रा को बढ़ाते हैं। अब आते हैं पैमाने के प्रतिफल। पैमाने के प्रतिफल में यही चीज क्या होगी? जो भूमि है और जो श्रम है, चूंकि दीर्घकाल है इसलिए सभी साधन है वो परिवर्तनशील हो जाते हैं। तो इसमें क्या होता है? यदि भूमि की एक इकाई और श्रम की 2 इकाई लगाकर हम उत्पादन कर रहे हैं, तो पैमाने प्रतिफल में क्या होगा? यदि हमने उत्पादन दुगुना है तो हम दोनों को दुगुना कर देंगे, 2:4। तीसरी अवस्था में 3:6, उससे अगली और उत्पादन बढ़ाना तो हमने 4:8। तो कहना मतलब इनके जो मध्य जो अनुपात है वो स्थिर रहता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों साधन है परिवर्तनशील होते हैं और दोनों में एक ही अनुपात में के कमी या वृद्धि होती है। इसलिए पैमाने को प्रतिफल को बोला जाता है स्थिर अनुपात का नियम। ये था बेसिक, थोड़ा सा आपका इंट्रोडक्शन। अब पढ़ते हैं थोड़ा डेफिनेशन के हिसाब से पैमाने प्रतिफल क्या होता है। दीर्घकाल में उत्पादन के सभी कारक परिवर्तनशील होते हैं, कोई भी कारक स्थिर नहीं होता। दीर्घकाल में सभी कारकों को एक ही अनुपात में बढ़ाकर किसी वस्तु के उत्पादन को बढ़ाया जाता है। यदि उत्पादन के सभी कारकों को एक ही अनुपात में बढ़ाया जाए तो जो प्रतिफल में, यानी जो प्रोडक्शन में, जो उत्पादन में जो परिवर्तन होता है, उसे उत्पादन के पैमाने का प्रतिफल कहते हैं। प्रोफेसर वॉटसन ने परिभाषा देते हुए कहा है कि पैमाने के प्रतिफल का संबंध सभी कारकों में समान अनुपात में होने वाले परिवर्तनों के फलस्वरूप कुल उत्पादन में होने वाले परिवर्तन से है, और यह एक दीर्घकालीन धारणा है। अब बात करते हैं कि पैमाने के प्रतिफल कितने प्रकार के होते हैं। जैसे कारक के प्रतिफल 3 प्रकार के होते हैं, उसी तरह से, बिल्कुल उसी तरह से पैमाने प्रतिफल भी 3 ही प्रकार के होते हैं। पैमाने के बढ़ते प्रतिफल, पैमाने के समान प्रतिफल और पैमाने के घटते प्रतिफल। इनका अध्ययन करते बारी बारी से। सबसे पहले पैमाने के बढ़ते प्रतिफल, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। इंक्रीजिंग यानी कि बढ़ते हुए प्रतिफल कब प्राप्त होते हैं? पैमाने के बढ़ते प्रतिफल उत्पादन की उस स्थिति को प्रकट करते हैं जब कारकों को एक निश्चित अनुपात में बढ़ाने से उत्पादन में उससे अधिक अनुपात में वृद्धि हो। एक उदाहरण से समझ जाएंगे, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये। उदाहरण के लिए, यदि उत्पादन के सभी कारकों जैसे श्रम, पूंजी आदि की मात्रा में 10% वृद्धि करी, तो उत्पादन में 15% वृद्धि हो, तो इसे बोला जाएगा पैमाने के बढ़ते प्रतिफल। भाई, हमने उत्पादन के जो साधन थे वो हमने 50% बढ़ा दिए, सारे के सारे। भूमि भी 50% बढ़ा दी, श्रम भी 50% बढ़ा दी, पूंजी भी 50% बढ़ा दी, लेकिन हमारा उत्पादन उससे ज्यादा बढ़ जाए। भाई 70% हमारा उत्पादन बढ़ा, हमने साधन बढ़ाए 50%, जबकि हमारा उत्पादन बढ़ गया 70%। तो ये क्या है? पैमाने के बढ़ते प्रतिफल, यानी जितने साधन लगाएं उससे ज्यादा उत्पादन बढ़ जाए।
हमने उत्पादन के साधन बढ़ाया 10%, उत्पादन बढ़ गया हमारा 25%, तो ये कहलाएगा पैमाने के बढ़ते प्रतिफल। अब इसको एक ग्राफ से प्रकट करते हैं। इसके ये जो ग्राफ है ये हमने ये हमारा ओ है, एक्स है, ये हमारा ओ एक्स है। इस पर हमने दिखाया कारकों में परसेंटेज वृद्धि भी, कारक में कितनी वृद्धि हुई। यहाँ ओ वाई अक्ष पर हमने दिखा दिया उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है। प्रारंभ में जब ये 10% जो हमने कारक में वृद्धि करी तो उत्पादन में हुआ हमारा 15% की वृद्धि। उसके बाद हमने जब कारकों को 15% बढ़ा दिया, यानी 10 से 15 कर दिया, तो यहाँ पर हमने कारक की वृद्धि करी 5%। लेकिन जो हमारे उत्पादन में जो वृद्धि 15 से 25 हो गई, यानी कि 10%। हमने कारक कितने बढ़ाए 5%, लेकिन उत्पादन में वृद्धि कितनी हो गई, उससे ज्यादा हुई है। तो ये क्या है, पैमाने के बढ़ते प्रतिफल। अब रेखा चित्र की व्याख्या, आपको एक चीज और बताता हूं मैं आज की क्लास में। रेखा चित्र की व्याख्या आपको कभी भी याद करने की जरूरत नहीं है, कभी आपने इसको दोहराने की जरूरत नहीं, रट्टा मारने की जरूरत नहीं। जो जो हमने किया है वैसे वैसे हम करते जाएंगे। कैसे, आज मैं आपको तरीका बताऊंगा मैं रेखा चित्र की व्याख्या कैसे करेंगे। देखिए, रेखा चित्र में ओ क्यू वक्र पैमाने के बढ़ते प्रतिफल को प्रकट कर रहा है। रेखा चित्र से स्पष्ट है कि उत्पादन के कारकों में 10% की वृद्धि करने से उत्पादन में 15% की वृद्धि हो रही है। इसी तरह यदि कारकों में हमने 15% की वृद्धि कर दी तो उत्पादन में ये 25% की वृद्धि हो रही है। अतः यह पैमाने के बढ़ते प्रतिफल की स्थिति। अब ग्राफ की व्याख्या हम कैसे करेंगे। ओ एक्स एक्स पर हमने कारक को दर्शाया है, ओ वाई एक्स पर हमने उत्पादन में वृद्धि को दर्शाया, ओ क्यू हमारा उत्पादन की वृद्धि को दर्शा रहा। प्रारंभ में कारकों में 10% की वृद्धि करने से उत्पादन में 15% की वृद्धि होती है, तथा जब कारकों में ओ से लेके 15% तक बढ़ाया जाता है तो उत्पादन में ओ से लेके 25 तक हमारी वृद्धि हो जाती है। 22.5 है, सॉरी वो सही था, 22.5 वृद्धि हो गई। तो ये जो अवस्था है उत्पादन के बढ़ते प्रतिफल को प्रकट करती है। तो अब हम पढ़ेंगे पैमाने के बढ़ते प्रतिफल के लागू होने के कारण भी ऐसा क्या है कि उत्पादन तो बढ़ाया हमने 10% और उत्पादन बढ़ गया हमारा 25%। देखते हैं, पैमाने के बढ़ते प्रतिफल के लागू होने का मुख्य कारण है जब उत्पादन के पैमाने को बढ़ाया जाता है तो फर्म को कई प्रकार की किफायतें या बचत प्राप्त होती है। पैमाने की किफायत या बचत से अभिप्राय उस स्थिति से है जिसमें उत्पादन के पैमाने को बढ़ाने के फलस्वरूप प्रति इकाई लागत कम हो जाती है। भाई पहले हम 10 रुपये लगाकर 1 इकाई किसी वस्तु की बनाते थे और उसे 15 रुपये में बेचते थे। हमने नई मशीनें लगा दी, 2 मशीनें लगा दी, तो अब क्या हुआ, हमारी वो जो इकाई है वो 8 रुपये में बननी शुरू हो गई, यानी हमारी लागत कम हो गई। तो इसकी वजह से क्या हुआ, हमारा लाभ बढ़ गया। या फिर प्रति इकाई उत्पादन बढ़ जाता है। तो पैमाने की किफायतें 2 प्रकार की होती हैं, पैमाने के आंतरिक किफायतें, पैमाने के बाहरी किफायतें। ये जो टॉपिक है हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, आंतरिक बचत या किफायतें या आंतरिक बचतें, इंटरनल इकोनॉमीज या सेविंग्स। आंतरिक किफायत या बचत वे किफायतें हैं जिन्हें कोई फर्म अपने निजी प्रयत्नों के फलस्वरूप प्राप्त करती हैं। अर्थात आंतरिक किफायतें वे किफायतें हैं जो उद्योग की उस फर्म को ही प्राप्त होती हैं जो अपने पैमाने को बढ़ाकर उत्पादन के स्तर को बढ़ाने का प्रयत्न करती हैं। सरल से सरल शब्दों में बताऊं तो ये जो बचत होती है केवल उन फर्मों को प्राप्त होंगी जो अपना आकार बड़ा करती हैं। जो फर्में अपना आकार नहीं बढ़ाती यानी अपना पैमाना नहीं बढ़ाती, उनको ये बचत प्राप्त नहीं होती। इसलिए इनको बोला जाता आंतरिक बचत, यानी फर्म के अंदर की बचत होती है ये। इन किफायतों को आंतरिक किफायत इसलिए कहते हैं क्योंकि ये किफायतें उद्योग की केवल उन फर्मों को प्राप्त होती हैं जो उत्पादन के पैमाने में वृद्धि करते हैं। मान लीजिए एक उद्योग में 10 कंपनियां लगी हुई हैं, उनमें से 4 कंपनियों ने अपना उत्पादन का पैमाना बढ़ा दिया, तो ऐसी बचत जो केवल इन पैमाना बढ़ाने वाली फर्मों को मिलेगी वो कहलाएगी आंतरिक बचत।
और ऐसी बचत जो उस उद्योग की सभी 10 फर्मों को प्राप्त होंगी वो कहलाएंगी बाहरी बचत। ये जो बचत है उस उद्योग की सभी फर्मों को प्राप्त नहीं होती, केवल उसको मिलेंगी। याद रखना, पैमाने की आंतरिक बचत केवल उस फर्म को प्राप्त होगी जो अपने उत्पादन का पैमाना बढ़ाती है। जो अपना उत्पादन उतना ही रखती है उनको ये प्राप्त नहीं होती। अब बात करते हैं कि ये कौन कौन सी बचत होती प्रकार, किस तरह की बचत मिलती है तक। ये जो आंतरिक बचतें हैं निम्न प्रकार की हो सकती है। पहला होता है तकनीकी बचत। जब फर्म अपने उत्पादन का पैमाना बढ़ाती है तो उसके लिए आधुनिक मशीन, उत्पादन के लिए बढ़िया तकनीक का प्रयोग करना संभव हो जाता है। इससे क्या होगा, उत्पादन की लागत कम हो जाएगी तो फर्म को फायदा होगा। दूसरा, श्रम संबंधी किफायतें। फर्म द्वारा श्रम विभाजन करना संभव हो जाता है। इसके फलस्वरूप प्रमुख उत्पादन में वृद्धि होने के कारण उत्पादन लागत कम हो जाती है। तीसरा होता है प्रबंधकीय संबंधी किफायतें। फर्म द्वारा कुशल और योग्य प्रबंधकों की नियुक्ति संभव हो जाती है। अब योग्य प्रबंधक को हम काम पे लगाएंगे तो वो हमें रिजल्ट भी निकाल के देगा। इससे क्या होगा, कुशलता में वृद्धि होने के कारण फर्म की लागत कम हो जाएगी और उसको बचत होगी। चौथी है हमारी वित्तीय बचतें, पैसे संबंधी बचतें। जब फर्म का आकार बढ़ जाता है तो उसकी साख में वृद्धि हो जाती है, उसके नाम में वृद्धि होती है। भाई एक तो छोटी सी दुकान में फैक्ट्री लगा रखी हो और एक कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री लगा रखी, तो उसका क्या होता है, फर्म के नाम में वृद्धि होती है, उसको लोन आसानी से मिल जाता है, उसको ब्याज की दर कम लगाते हैं बैंक या साहूकार, तो इसकी वजह से क्या होता है, उसको पर्याप्त मात्रा में धन प्राप्त हो जाता है, तो इसको वित्तीय संबंधी बचत भी प्राप्त होती है। इसकी वजह से भी वो ये पैमाने की बचत होती है। पांचवी जो बचत होती है वो होती है क्रय संबंधी किफायतें। फर्म का आकार बढ़ जाने के कारण वो बड़ी मात्रा में कच्चा माल सस्ती कीमत पर खरीद सकती है। फर्म अपने माल की बिक्री कम कमीशन पर भी कर पाती है और इस वजह से भी उसकी बचत बढ़ जाती है, लागत कम हो जाती है। उसके बाद छठी हमारी बचत जो होती है वो होती है हमारी जोखिम संबंधी बचत। फर्म का आकार बढ़ जाने के कारण उसके जोखिम उठाने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। इसके फलस्वरूप अधिक लाभ प्राप्त करने वाले कार्य करने में समर्थ हो जाती है। अब बात करते हैं हम बाहरी बचतों के बारे में, एक्सटर्नल इकोनॉमीज या सेविंग। बाहरी किफायत या बचत वे किफायत हैं जो किसी उद्योग या उद्योग के समूह के उत्पादन में वृद्धि होने के कारण सभी फर्मों को या उद्योगों को प्राप्त होती है। यह फर्मों को अपने आकार में वृद्धि करने के कारण प्राप्त नहीं होती, बल्कि ये किफायतें फर्म को उस स्थिति में प्राप्त होती है जब दूसरी फर्में अपना विस्तार करती हैं। मुख्य बाहरी बचतें क्या है? पहला, केंद्रीकरण की बचतें। केंद्रीकरण से अभिप्राय एक ही स्थान पर एक ही प्रकार की कई फर्मों की स्थापना से है। केंद्रीकरण के कारण फर्मों को कई प्रकार के लाभ प्राप्त होने लग जाते हैं, जैसे यातायात के साधन, संचार के साधनों का विकास, प्रशिक्षित श्रमिकों वहाँ पे हो जाते हैं, बैंक हैं वो वहाँ पर उनको आसानी से लोन दे देते हैं, सहायक उद्यमों की उपलब्धि हो जाती है। इसके फलस्वरूप सभी फर्मों का उत्पादन की लागत में कम आती है। उसके बाद है सेकंड हमारी बचत है जो बाहरी बचत है जो सभी फर्मों को प्राप्त होती है, सूचना संबंधी किफायतें। जब उद्योग की कई फर्में एक ही नगर में स्थापित हो जाती हैं तब तकनीकी पत्रिकाएं, अखबार आदि वहां से प्रकाशित होने लगती हैं, जिससे उस उद्योग से संबंधित नए नए आविष्कार तथा अन्य सूचनाएं जैसे विभिन्न मंडियों के भाव, नए बाजारों की स्थापना आदि बहुत कम खर्च पर सभी फर्मों को प्राप्त हो जाती हैं। तीसरा है हमारा केंद्रीकरण की बचतें। किसी उद्योग का विकास हो जाने पर उसके कार्यों को कई छोटे छोटे भागों में बांटा जाता है। उदाहरण के लिए ऊन की रंगाई तथा बुनाई आदि का काम अलग अलग फर्मों द्वारा किया जाता है, अर्थात एक ही कारखाना रंगाई का भी और बुनाई का भी काम नहीं करता। पैमाने की बचतों में क्या होता है कि हम मान लीजिए हमने एक फैक्ट्री से 2 फैक्ट्री की, तो ये नहीं कि हम दोनों फैक्ट्रियों में रंगाई भी करेंगे और दोनों फैक्ट्रियों में बुनाई भी करेंगे। हम क्या करेंगे, एक फैक्ट्री में रंगाई का ही काम करते रहते, दूसरी में बुनाई का। इससे क्या होता है, हमें बचत होती है। ये कहलाती है विकेंद्रीकरण की बचतें। एक उदाहरण से और समझते हैं। अब जैसे मारुति की गाड़ी है तो मारुति अपनी गाड़ी के सारे पुर्जे खुद नहीं बनाती, वो औरों को बोल देती है। अब टायर है एमआरएफ से आ गए या टीवीएस से आ गए, जो शीशा है वो और किसी कंपनी से आ गया, जो
सीट कवर हैं, सीट हैं वो किसी और कंपनी से मंगवा लिए। तो इस तरह की क्या होता है कि जो टायर बनाने वाली कंपनी उसको केवल एक ही टेंशन रहती है, भाई मुझे टायर बनाने हैं, तो उत्पादन जल्दी जल्दी कर सकती है। तो इसे बोला जाता है हमें विकेंद्रीकरण की किफायत, यानी जब एक प्रोडक्ट को कई हिस्सों में बांटकर एक फैक्ट्री को स्पेशल एक ही काम दे दिया जाए तो उसे बोला जाता है विकेंद्रीकरण की बस्तें। अब यहाँ पर एक छोटा सा नोट है, पैमाने के बढ़ते प्रतिफल की व्याख्या करने के लिए बाहरी किफायतों का कोई विशेष महत्व नहीं होता, इसलिए इसमें केवल आंतरिक किफायतों का अध्ययन किया जाता है। क्यों? क्योंकि बाहरी बचत तो चाहे उत्पादन बढ़ाए या न बढ़ाए फर्म को प्राप्त होगी, तो इसलिए पैमाने के बढ़ते प्रतिफल क्या जब हम अध्ययन करते हैं तो हम केवल आंतरिक किफायतों को ही ध्यान में रखते हैं। अब आते हैं हमारे अध्ययन के दूसरा बिंदु, पैमाने के समान प्रतिफल उत्पादन की उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें उत्पादन के सभी कारकों को जिस अनुपात में बढ़ाया जाए उत्पादन में भी उतनी ही वृद्धि हो। उदाहरण के लिए यदि श्रम और पूंजी की मात्रा में हमने 10% की वृद्धि करी तो उत्पादन में भी यदि 10% की वृद्धि हो तो इसे कहलाया जाएगा पैमाने के समान प्रतिफल। ये हमारा ओ एक्स अक्ष है, इस पर हमने दिखा कारकों में वृद्धि, और जो ये हमारा ओ वाई अक्ष है इस पर हमने दिखा उत्पादन में वृद्धि। जब उत्पादन को 10% बढ़ाया जाता, कारकों को जब यहाँ से यहाँ तक 10% बढ़ाया जाता है तो उत्पादन में भी केवल 10% की वृद्धि होती है। जब उत्पादन के कारकों को हमने 20% बढ़ा दिया तो उत्पादन में भी 20% की वृद्धि, यानी जितने हमने कारक में वृद्धि करी उतनी ही यदि उत्पादन में वृद्धि हो तो इसे बोला जाता है पैमाने के समान प्रतिफल की अवस्था। इस अवस्था में जो हमारा उत्पादन वक्र है जो ओ क्यू है ये 45 डिग्री का कोण बनाता है। अब इसकी व्याख्या, रेखा चित्र में जो ओ क्यू वक्र है वो हमारे समान प्रतिफल को प्रकट कर रहा है। रेखा चित्र से ज्ञात होता है कि सभी कारकों को में जब हमने 10% की वृद्धि की तो उत्पादन में भी 10% की वृद्धि हुई है, यहाँ से लेके यहाँ तक। इससे स्पष्ट, अच्छा आगे उत्पादन में कारकों में 20% की वृद्धि करी तो उत्पादन में भी 20% की हुई, तो इससे स्पष्ट होता है कि कारक में जितने प्रतिशत की वृद्धि की उत्पादन में भी उतने ही प्रतिशत की वृद्धि है, तो यह पैमाने के समान प्रतिफल है। और इस अवस्था में जो उत्पादन वक्र है वो हमारा 45 डिग्री का कोण बनाता है। पैमाने की किफायतें अनंत काल तक प्राप्त नहीं हो जाती। जैसे जैसे उत्पादन के पैमाने को बढ़ाया जाता है तो एक अवस्था ऐसी आ जाती है जब पैमाने की किफायतें और पैमाने की हानियां दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाती हैं। अर्थशास्त्रियों के अनुसार उत्पादन का पैमाने के विस्तार होने के साथ साथ तकनीकी किफायतें फर्म को मिलती हैं, परंतु फर्म का आकार बढ़ जाने के कारण प्रबंधकीय प्रॉब्लम बाधाओं के कारण भी ये भी बढ़ जाती है। इसके फलस्वरूप पैमाने की हानियां भी शुरू हो जाती हैं। इन दोनों के एक दूसरे को संतुलित करने के कारण पैमाने के समान प्रतिफल का नियम लागू हो जाता है। पैमाने के घटते प्रतिफल या ह्रासमान प्रतिफल, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। पैमाने के घटते प्रतिफल उत्पादन की उस स्थिति को प्रकट करते हैं जब उत्पादन के सभी कारकों को जिस अनुपात में बढ़ाया जाता है उत्पादन में उससे कम अनुपात में वृद्धि हो। यदि उत्पादन के साधनों को हमने 15% बढ़ा दिया लेकिन उत्पादन में केवल 10% की वृद्धि हो तो इसे पैमाने के घटते प्रतिफल की अवस्था कहा जाएगा। ये अब इसकी रेखा चित्र से व्याख्या करते हैं। ये हमारा ओ क्यू है, ये हमारा उत्पादन वक्र है। ओ एक्स पर हमने दर्शाया है कारकों में वृद्धि, ओ वाई पर हमने दिखाया है उत्पादन में वृद्धि। उत्पादन के कारकों में हमने वृद्धि करी 15% की, लेकिन उत्पादन में वृद्धि हुई हमारी केवल 10%। जब हमने उत्पादन के कारकों को 25% बढ़ा दिया तो हमारे उत्पादन में केवल 20% की वृद्धि हुई, या कह लो 17.5 की वृद्धि हुई। तो ये है हमारे उत्पादन के घटते प्रतिफल। ये हमने साधनों को तो बढ़ा दिया इतना, ये यहाँ से लेके इतना इतना ज़्यादा, जबकि उत्पादन में वृद्धि हुई केवल इतनी। ये इसमें कम है, तो ये पैमाने के घटते प्रतिफल। अब पैमाने के घटते प्रतिफल के लागू होने के कारण भी क्यों घटते हैं। पैमाने के घटते प्रतिफल अवश्य ही लागू होते हैं। उत्पादन का पैमाना जैसे जैसे बढ़ता जाता है पैमाने की हानियां किफायतों के प्रभाव को खत्म कर देती। इसलिए परंपरावादी अर्थशास्त्रियों का यह मत था
कि उत्पादन का पैमाना एक सीमा से अधिक बढ़ाने पर किफ़ायतों के स्थान पर हमें हानियां होने लगती हैं, इसलिए पैमाने के प्रतिफल घटने लगते हैं। परंतु आधुनिक अर्थशास्त्री ये मानते हैं, कुछ योग्य उद्यमी हैं या जो योग्य मैनेजर हैं, वो इन हानियों को किफ़ायतों से अधिक नहीं होने देते। इस प्रकार वो पैमाने के घटते प्रतिफल की स्थिति से बचे रहते हैं और पैमाने के समान प्रतिफल प्राप्त करते रहते हैं। अब हम बात करते हैं पैमाने की हानियां। जैसे पैमाने की बचत थी, उनका उल्टा है पैमाने की हानियां। और पैमाने की बचत और पैमाने की हानियां, इन दो टॉपिक में से भाई आपका एक छोटा पर्सन आपका पेपर में जरूर आएगा। तो पैमाने की हानियां उस स्थितियों से है जिसमें उत्पादन का पैमाना बढ़ाने से औसत लागत बढ़ती है। यह हानियां दो प्रकार की होती है भाई। जब फर्म अपना आकार बढ़ाती है तो उससे कुछ फायदे होते हैं, लेकिन साथ ही साथ कुछ हानियां भी होती हैं। तो इन हानियों को बोला जाता है पैमाने की हानियां, बचतों को बोला जाता है पैमाने की बचत। पैमाने की बचत थी दो प्रकार की, आंतरिक बचत और बाहरी बचत। उसी तरह पैमाने की हानियां भी दो प्रकार की हैं, आंतरिक हानि और बाहरी हानि। आंतरिक हानि, आंतरिक बचत वो थी केवल उस फर्म को प्राप्त होगी जो अपने पैमाने का आकार है वो बढ़ाती है। तो उसी तरह आंतरिक हानियां भी उसी को होंगी जो अपना उत्पादन का पैमाना बढ़ाती है। बाहरी बचत वे बचत थी जो उस उद्योग की सारी फर्मों को प्राप्त होती है, चाहे वो अपने उत्पादन का पैमाना बढ़ाए या न बढ़ाए। तो उसी तरह बाहरी हानियां भी सारी फर्मों को उठानी पड़ती है। अब जल्दी से पढ़ते हैं आंतरिक हानियां क्या होती हैं। ये हानियां किसी विशेष फर्म को एक सीमा के बाद अपना उत्पादन बढ़ाने के कारण उत्पन्न होती हैं। जब एक फर्म का आकार बढ़ता है तो प्रबंध, प्रशासन, समन्वय संबंधी कठिनाइयां उत्पन्न हो जाती है। इसके फलस्वरूप लागत बढ़ जाती है। दूसरा है बाहरी हानियां। ये हानियां एक उद्योग का अपने उत्पादन को बढ़ाने के कारण उत्पन्न होती हैं और इन हानियों को उद्योग की सभी फर्मों को उठाना पड़ता है, चाहे वो अपना पैमाना बढ़ाएं चाहे वो अपना पैमाना न बढ़ाएं। अब ये हानियां क्या हो सकती हैं, जैसे ट्रैफिक जाम, दूषित पर्यावरण, मांग बढ़ने से कच्चे माल में वृद्धि इत्यादि के कारण उत्पन्न होती हैं। तो एक छोटा सा नोट आपके लिए कि कारक के प्रतिफल का अध्ययन हम करते हैं अल्पकाल में और पैमाने के प्रतिफल का अध्ययन करते हैं हम दीर्घकाल में। थोड़ा सा एक फास्ट रिवीजन कर देता हूं मैं। आज की क्लास में हमने क्या सीखा। सबसे पहले हमने सीखे पैमाने प्रतिफल की डेफिनेशन। पैमाने के प्रतिफल हमने पढ़ा तीन प्रकार के होते हैं, पैमाने के बढ़ते, पैमाने के समान और पैमाने के घटते प्रतिफल। उसके बाद हमने पढ़ा इनके लागू क्यों होता है, पैमाने बढ़ते प्रतिफल हमें क्यों लागू होते हैं। तो इसके कारण होते हैं दो, पैमाने की आंतरिक बचत और पैमाने की बाहरी बचत। आंतरिक बचतें जो केवल उस फर्म को प्राप्त होती हैं जो अपना पैमाना बढ़ाती हैं, यानी जो अपना आकार बढ़ाती हैं। और बाहरी बचत उस उद्योग की सारी फर्मों को प्राप्त होती है, चाहे वो अपना पैमाना बढ़ाए या पैमाना न बढ़े। उसके बाद हमने पढ़ा समान प्रतिफल के बारे में और समान प्रतिफल लागू क्यों होता है। उसके बाद हमने पढ़ा पैमाने के घटते प्रतिफल। पैमाने के घटते प्रतिफल के कारण हमने पढ़ा है पैमाने की हानियां होती है। पैमाने की हानियां भी दो प्रकार की होती है, आंतरिक हानियां और बाहरी हानियां। आंतरिक हानियां वो हानियां जो केवल उस फर्म को होगी जो अपने उत्पादन का पैमाना बढ़ाती हैं, जबकि पैमाने की बाहरी हानियां उद्योग की सारी फर्मों को प्राप्त होती है। और एक लास्ट में छोटा सा नोट था, कारक के प्रतिफल या साधन के प्रतिफल, इसका अध्ययन हम अल्पकाल में करते हैं और इसे परिवर्तनशील अनुपात का नियम कहते हैं, जबकि पैमाने के प्रतिफल का अध्ययन हम दीर्घकाल में करते हैं और इसे स्थिर अनुपात का नियम भी कहते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह से हमारी आज की जो इकोनॉमिक्स लाइव क्लास है वो यहाँ एंड होती है। तो इकोनॉमिक्स लाइव क्लास से आप जुड़े रहिए। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।